आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम 12th क्लास में केमिस्ट्री में 4th चैप्टर रासायनिक बलगतिकी में केमिकल काइनेटिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, पहले हम ये जान लेते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। अगर हम अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर है, हम मान लेते हैं एक अभिक्रिया ए से पी बन रहा है, तो इसमें जो अभिक्रिया की दर है वो ए की घात शून्य के समानुपाती है, ए की घात जीरो के समानुपाती है, ए की पावर जीरो के समानुपाती है। अर्थात अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रही है। अगर हम देखें यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके इक्वल टू का साइन आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, इसे हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस अभिक्रिया की दर में देखिए, अभिक्रिया की दर बराबर के ए की घात जीरो। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण की घात जीरो है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि हो गई शून्य और ये हो गई शून्य कोटि की अभिक्रिया। अर्थात जिस अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में वेग नियम क्या होगा? जैसे हमने लिखा रेट इज इक्वल टू के ए की घात 1 और बी की घात 2। अगर मान लेते हैं ये किसी अभिक्रिया का वेग नियम है, रेट इज इक्वल टू के ए की घात बी की घात 2। तो यहाँ पे ए की घात है 1 और बी की घात है 2। इन दोनों घातों को जोड़ देंगे, 1 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी 3। तो कहने का मतलब है किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रण की घातों का योग क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो अगर हमने जो अभिक्रिया ली है A gives to P, हमने लिए A gives to P, तो इस अभिक्रिया का जो वेग नियम है वो है रेट इज इक्वल टू के ए की घात 0। तो इस अभिक्रिया में ए की घात कितनी है? 0, यानी अभिकारकों का सांद्रण 1 पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि शून्य हो गई। तो जिस अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर एवं अभिकारकों के सांद्रण के मध्य ग्राफ देखेंगे। तो जब हम अभिक्रिया की दर यानी कि अभिक्रिया की दर को y अक्ष पे दिखाते हैं और अभिकारकों के सांद्रण को x अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, तो जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों के सांद्रण के मध्य जो ग्राफ आता है वो क्या आता है? एक पैरेलल लाइन आती है। ये देखिए पैरेलल लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि अगर हम देखें इधर जाने पे सांद्रण में वृद्धि होगी, सांद्रण में तो वृद्धि हो रही है लेकिन अभिक्रिया की दर में वृद्धि नहीं हो रही। अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है तो ऐसे जाता है ग्राफ, ये ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन अभिक्रिया की दर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए अभिकारकों का सांद्रण क्या हो गया? वृद्धि नहीं हो पा रही है। जितना स्टार्टिंग में अभिक्रिया का दर थी उतना ही क्या है, जब सांद्रण में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया की दर अंत में भी उतनी रहती है। तो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होने पर अभिक्रिया की दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर हम अभिक्रिया की दर और अभिकारकों के सांद्रण के मध्य जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में एक क्या आती है? एक स्ट्रेट लाइन आती है जो पैरेलल होती है किसके? एक्स एक्सिस के। अब हम पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या मान लेते हैं? हम एक अभिक्रिया मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक अभिक्रिया मान ली A gives to P। इस अभिक्रिया में A अभिकारक और P प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है। तो हम प्रारंभिक अवस्था में देखते हैं, प्रारंभिक अवस्था यानी T = 0। T = 0 हो गया यानी कि अभिक्रिया अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो उत्पाद नहीं बना होगा, इसलिए उत्पाद का सांद्रण 0 हो गया और जो अभिकारक होगा अपनी अधिकतम मात्रा में होगा। तो हमने इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की वो A0 मान ली।
कुछ समय पश्चात अर्थात टी समय के पश्चात जो अभिक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है और टी समय के पश्चात अभिकारक में से कुछ अभिकारक कम हो जाता है और वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद में। तो उत्पाद बन गया एक्स और अभिकारक का सांद्रण हो गया ए, किसके बाद, टी समय के पश्चात। तो अब हम अभिक्रिया की दर निकालते हैं। जो हमने अभिक्रिया मानी है यहाँ पे, क्या अभिक्रिया मानी है, ए गिव्स टू पी, इसके लिए अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर हम पहले पढ़ चुके हैं। अभिक्रिया की दर जो होती है अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। तो अभिकारकों के सांद्रण में कितना परिवर्तन हो गया, मान लेते हैं डी ए का परिवर्तन हो गया डी टी समय अंतराल में, यानी टी समय अंतराल में अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रण में जो परिवर्तन हुआ डी ए। माइनस साइन लगाया यहाँ पे, माइनस साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस साइन का ये मतलब है कि जो अभिकारकों का सांद्रण है वो समय के साथ साथ कम होता जाएगा, क्योंकि अभिकारक किस में परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो अभिकारक धीरे धीरे कम हो जाएगा, उत्पाद बढ़ता जाएगा। तो जो हमने अभिक्रिया की दर लिखी है वो क्या लिखी है, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये हमने अभिक्रिया की दर की परिभाषा से लिखा है। और अगर हम वेग नियम के हिसाब से देखें तो अगर हम देखें तो अभी हमने पढ़ा था शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू आ जाएगा के ए की घात 0। तो हम पे दो समीकरण होगी, एक समीकरण है रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी और एक हो गया रेट इज इक्वल टू के ए की घात 0। इन दोनों को बराबर रख देंगे क्योंकि ये दोनों उसी अभिक्रिया की दर है, इसलिए बराबर होंगे। यहाँ पे हमने वेग नियम के अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती के रूप में लिखा और यहाँ पे हमने अभिक्रिया की परिभाषा अभिक्रिया की दर की परिभाषा के रूप में लिखा। तो इन दोनों को बराबर रख देंगे तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के ए की घात 0। के ए की घात 0 किसी भी संख्या की घात 0 हो, किसी भी चर की घात 0 हो तो उसे हम उसका वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे केवल के रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये इसके अपॉन में डी टी एस डी टी को इधर ले जा लेंगे तो ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये डी ए, अब इक्वल टू का साइन आएगा, ये इक्वल टू और के आया और के साथ में क्या हो गया, जो डी ए के अपॉन में डी टी था वो के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन हो गया। डी ए का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस ए। जैसे अगर यहाँ पे डी एक्स होता है तो उसका समाकलन हो जाता है एक्स, यहाँ पे डी ए तो डी ए का समाकलन हो जाएगा ए। डी ए का समाकलन ए और माइनस साइन पहले से ही है तो माइनस साइन यहीं आ जाएगा, तो ये माइनस ए हो गया। अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे, के कांस्टेंट टर्म है, के का समाकलन ए हो, के ऐसे ही आ जाएगा और डी टी का समाकलन हो जाएगा टी। जैसे डी ए का समाकलन क्या हुआ ए, ऐसे ही डी टी का समाकलन टी हो जाएगा और के कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म ऐसे ही आ गया। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ये देखिए यहाँ पे हमने आई ले लिया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या करा, डी ए का समाकलन हो गया ए, डी टी का समाकलन हो गया टी और आई समाकलन नियतांक हो गया। तो इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया, इक्वेशन 3। अब हमें आई की वैल्यू चाहिए, तो आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें प्रारंभिक अवस्था में जाना पड़ेगा फिर से। तो प्रारंभिक अवस्था क्या है हम देख लेते हैं। जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है t बराबर 0 पे, तो जो अभिकारक का सांद्रण है A0 है, तो ये वैल्यू रख देते हैं हम। देखिए अगर हम क्या रखें, प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो t बराबर 0 टाइम पर जो A है वो A0 के बराबर है। ये घात नहीं है, 0 अपॉन में यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ, तो एक a इजिकल टू क्या रख देंगे A0। 0 यहाँ पे घात नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, नीचे आएगा इस सबस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, t इजिकल टू 0 पे जो a का सांद्रण है वो A0 है, यानी अधिकतम सांद्रण है अभिकारक। तो ये वैल्यू रख देंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे A0 0 अपॉन में यहाँ पे आया ना नीचे, ऐसे ही यहाँ पे भी 0 नीचे आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो t इजिकल टू 0 रखेंगे और a इजिकल टू A0 रखेंगे। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी ये। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा A0 और यहाँ पे t की जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो देखिए हमने वैल्यू रख दी, यहाँ पे वैल्यू रखी। तो a की जगह पे माइनस तो ऐसे रहा, a की जगह पे आ गया A0, k ऐसे रहा, इंटू हो गया और 0 आ गया प्लस i। अब k की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस A0। तो ये i की वैल्यू आ गई माइनस A0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 से जो i की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 4 से जो i की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। यहाँ पे i की जगह पे क्या लिख देंगे माइनस A0। ये देखिए हमारी i की वैल्यू कितनी आई है
आई की वैल्यू आई है माइनस के ए नॉट, तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रखी माइनस ए, तो ऐसे ही रहेगा, के टी भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो आई की वैल्यू है माइनस ए नॉट आ गई। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए हमने ये ए तो ऐसे रहा, के टी भी ऐसे रहा, केवल यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई माइनस ए नॉट। ये आई की वैल्यू है ना, ये आई की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी माइनस ए नॉट। अब माइनस ए नॉट को इधर ले जाएंगे तो ये ए नॉट क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट में ये देखिए हम क्या करा, ए नॉट को दूसरी तरफ लेके ए नॉट प्लस हो गया, माइनस ए ऐसे रहा, के टी इज इक्वल टू आ गया ए नॉट माइनस ए। अब क्या होगा, जो ये टी है, टी को अपॉन में ले जाएंगे, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, तो ये टी क्या आ गया, अपॉन में आ गया। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आ गया। तो ये हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसमें के क्या चीज है, वेग स्थिरांक है। ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है अभिकारक का। ए क्या है, अभिकारक का टी समय पश्चात शेष सांद्रण। और ये क्या चीज है, टी समय अंतराल है। एक बार फिर से बता रहा हूं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ए नॉट क्या चीज है, ए नॉट यहाँ पर अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है, ए यहाँ पे टी समय पश्चात शेष सांद्रण है अभिकारक का, टी समय अंतराल है। तो अगर हम इसमें इस रिएक्शन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, देखिए हम एक नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जो अभिकारक के सांद्रण और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो जो इसका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है। देखिए हमारे पास क्या था, हम अगर इससे थोड़ा सा पहले देखें, अगर हम इधर और आगे जाते हैं, ये वाले समीकरण को देखें, माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। तो इसमें देखते हैं, हम इसको कंपेयर करेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास क्या समीकरण होगी, हमारे पास समीकरण होगी यहाँ पे। देखिए क्या समीकरण हुई हमारे पास, ए नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस के टी, सॉरी ना, के टी आएगा, सॉरी। तो हमारे पास ये आया था, देखिए हमारे पास क्या आया था, हाँ, ए नॉट इज इक्वल टू के टी प्लस ए आया था हमारे पास। तो इसको अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे y की जगह ए नॉट है, ए सी की जगह पे ए है, x की जगह पे t है, और जो m है m की जगह पे k है। m किसको रिप्रेजेंट करता है, m रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन। तो इसमें जो स्लोप ऑफ लाइन होगा वो होगा हमारा k। तो अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें, तो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप क्या है, k। स्लोप ऑफ लाइन k हो गया, और जो इस पे इंटरसेप्ट होगा, जो रेखाखंड कट करेगा, वो कितना हो गया, r हो गया। ठीक, तो अगर हम अभिकारक के सांद्रण और समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इसका स्लोप कितना आएगा, इसका ढाल आएगा k। अब हम पढ़ेंगे अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल वह समय अंतराल होता है जिसमें कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा प्रयोग हो जाता है या फिर आधा शेष रह जाता है, उसको हम कहते हैं अर्ध आयुकाल। देखिए अर्ध आयुकाल में क्या कहा मैंने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने समय अंतराल में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा शेष रह जाता है या आधा प्रयुक्त हो जाता है, उसे हम कहते हैं अर्धायुकाल। अर्धायुकाल का मतलब ये नहीं है कि कोई अभिक्रिया का 5 मिनट में पूरी हो रही है तो उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल 2.5 मिनट हो जाएगा, ये इसका मतलब नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे, कोई आदमी यहाँ से
यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको 10 मिनट लगते हैं। तो जरूरी नहीं है जब वो आधी डिस्टेंस में था तो उसको 5 मिनट लगेंगे। जरूर ऐसा भी हो सकता है पहली जो स्टार्टिंग की आधी डिस्टेंस है उसने ज़्यादा स्पीड से चली हो और वो वहाँ पे 1 ही मिनट में पहुँच गया हो, तो इसलिए अर्धायु काल क्या हो जाएगा 1 मिनट। और बाकी के जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में टाइम लगा और ट्रैफिक की वजह से उसको 4 मिनट लगे हो, तो जो पहला आधी दूरी है उसने कितने टाइम में पूरी कर ली, 1 मिनट में, इसलिए अर्धायु काल कितना हो गया 1 मिनट। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी अभिक्रिया को जितना पूरा टाइम लगता है कंप्लीट होने में उसका आधा अर्धायु काल नहीं होता, बल्कि अर्धायु काल वो समय होता है कि अभिकारक को आधा प्रयुक्त होने में कितना समय लगे है। यानी कोई अभिकारक हमने 5 ग्राम अभिकारक लिया था और वो 3 मिनट में अपने प्रारंभिक सांद्रण का यानी 5 ग्राम का आधा शेष रह जाता है, यानी 2.5 ग्राम रह जाता है, तो 3 मिनट क्या हो गया, इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल हो गया। एक बार फिर से बता रहा हूं, वह समय अंतराल जिसमें कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है उसे हम कहते हैं अर्धायु काल, यानी कि हाफ लाइफ टाइम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा प्रयुक्त हो जाएगा, यूज हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धायु काल। अर्धायु काल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्धायु काल को हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अर्धायु काल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। तो हम मान लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने अभी पढ़ा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण है वो होता है k = a0 - a/t। यहाँ पे k वेग स्थिरांक है, a0 अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है, a अभिकारक का शेष सांद्रण है और t क्या चीज है, समय अंतराल। तो अब हम क्या करते हैं, इस k को t की जगह ले आते हैं और t को k की जगह ले आते हैं। तो ये हो जाएगा t = हो जाएगा a0 - a/k। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम पहले से जानते हैं। अब इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, इसमें हम हाफ लाइफ टाइम के लिए चेंजेस कर देंगे। क्या चेंजेस करेंगे, t = t हाफ कर देंगे और a की जगह पे a0/2 कर देंगे, a0/2 कर देंगे। ठीक है, तो जो हम क्या करने जा रहे हैं इस इक्वेशन में, क्या चेंज करने जा रहे हैं, t की जगह पे t हाफ रखने जा रहे हैं और a की जगह पे a0/2 रखने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा, t की जगह पे t हाफ हो गया, a की जगह पे a0 की जगह पे a0 ही रहेगा, लेकिन a की जगह पे क्या हो गया, a0/2 हो गया, a की जगह पे a0/2 हो गया और k ऐसा ही रहेगा। फिर से देख लिए एक बार पीछे, यहाँ पे क्या था, t था, t की जगह पे आ जाएगा t हाफ, a0 ऐसा ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे a है ना, a की जगह पे क्या आ जाएगा, a0/2, यानी आधा सांद्रण शेष बचा है। तो a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, a0/2। तो जैसे ही हम a की जगह पे a0/2 रखेंगे, देखिए हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया, a0 ऐसे रहेगा, यहाँ पे a0/2। a0 में से अगर a0/2 को माइनस करेंगे तो a0/2 बन जाएगा। ये पूरा सांद्रण है, ये आधा सांद्रण है, पूरे में से आधा माइनस करेंगे तो आधा शेष रह जाएगा, यानी a0/2 शेष रह जाएगा। तो जैसे a0/2 शेष रह गया और k पहले से था, तो ये हो जाएगा t हाफ = a0/2k। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु होती है वो होती है a0/2k। ये देखिए, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु आ गई। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु t हाफ = होता है a0/2k। a0 क्या चीज है, a0 है अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण और k है वेग स्थिरांक। तो इस तरह से जो t हाफ है वो t हाफ समानुपाती होता है a0 के, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की जो अर्धायु होती है वो a0 यानी अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कई बार ये प्रूफ करने के लिए भी आता है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु होती है वह अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होती है। तो ये समानुपाती, क्योंकि k तो नियतांक है तो t हाफ किस पे डिपेंड करेगा, a0 पे। तो a0 बढ़ेगा तो t हाफ भी बढ़ेगा। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसमें जो अर्धायु होती है वो अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होती है। t हाफ किसके समानुपाती होती है, a0 के।
ए नॉट क्या चीज़ है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। तो हम ऐसा भी या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए अगर हम ए नॉट को छोड़ दें तो टी हाफ इजिकल टू क्या, 1/k, यानी टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/k। ऐसा भी कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु होती है वो उसके वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए इस फॉर्मूले से हम पे दो रिजल्ट आ रहे हैं। क्या रिजल्ट आ रहे हैं कि जो अभिक्रिया की जो अर्धायु होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु होती है, वो अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होती है। और दूसरा रिजल्ट आ रहा है कि जो अभिक्रिया की अर्धायु होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, वो उसके वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होती है। अभी मैंने बताया था टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए नॉट के, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होती है। तो आपको अर्धायु वाला डेरिवेशन कर देना है। अगर हम ग्राफ खींचें टी हाफ और ए नॉट के बीच में, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल और ए नॉट यानी प्रारंभिक सांद्रण में ग्राफ खींचें तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा इस टाइप से। अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल हमारे पास हो गया है, अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है प्लेटिनम की प्रेजेंस में 1130 केल्विन टेम्परेचर पे, और डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन बनते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया को फॉलो करता है, क्योंकि इसके वेग नियम में जो NH3 की घात है वो शून्य है, यानी कि NH3 के सांद्रण पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो HI का डिकम्पोजिशन होता है H2 और I2 में, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसमें भी अभिक्रिया का जो वेग नियम है उसमें HI की घात कितनी है, 0, यानी कि अभिक्रिया की दर HI के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हमारे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, अमोनिया का प्लेटिनम की उपस्थिति में 1130 केल्विन ताप पर जो विघटन होता है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जिसमें NH3 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, N2 और 3H2 में। इसमें NH3 की घात कितनी है, 0। तो वेग नियम में जो अभिकारकों के सांद्रण की घात होती है वही कोटि होती है, तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी, शून्य कोटि की। ये मान लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है HI का विघटन, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक पढ़ लेते हैं हम एक बार। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक कैसे निकालेंगे हम। देखिए जो K का मात्रक होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में, जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, हर कोटि में अलग अलग होता है। हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कैसे निकालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के। देख शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है, रेट इजिकल टू होता है K A की घात 0। A की घात 0 कितना हो जाएगा, 1। तो K का जो मात्रक होगा वो रेट के इक्वल होगा, और K का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए। तो किसमें, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एक बार फिर से बता रहा हूँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह से, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कि माना एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए K का जो मान है वो 2.3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। क्या आ सकता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कितना है, 2.3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो इसके लिए अभिक्रिया की दर बताइए, अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो देखिए वेग स्थिरांक का मात्रक देखना आपने, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो एक बार दोबारा से हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए एक बार हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में,
इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा है टी हाफ और ए नॉट का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, डायरेक्टली पर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट के प्रारंभिक सांद्रण के। ये रहा टी हाफ इजिकल टू होगा ए नॉट अपॉन 2k, किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। और हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ा है। वो क्या पढ़ा है? k इजिकल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। और क्या पता है पढ़ा है हमने? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक पढ़ा है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखिए क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। 3 चीजें पढ़ी हमने, देखे। एक पढ़ा है हमने अर्धायु पढ़ी है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ इजिकल टू ए नॉट अपॉन 2k। एक हमने पढ़ा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण k इजिकल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। और हमने पढ़ा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।